मित्रों, शनि का नाम ज़हन में आते ही एक डर की स्थिति पैदा हो जाती है कि हमारे नौ ग्रहों में एक ग्रह हमारा शनि भी है और ये शनि को दंडाधिकारी कहा गया है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से आज पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज हम विशेष तौर से हमारा जो टॉपिक है, अगर 8वें स्थान में शनि की उपस्थिति हो तो आयु, कर्म, धन और संतान पर क्या प्रभाव डालता है, आज हम इसके बारे में विशेष तौर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमारा लग्न चार्ट है। इस लग्न चार्ट के किस भाव से हम क्या देखते हैं। ये हमारा लग्न चार्ट है, ये हमारी लग्न है। यहाँ पर जो राशि उपस्थिति होती है उस राशि से हम उस व्यक्ति का शारीरिक गठन, उसकी लंबाई चौड़ाई इत्यादि हम देखते हैं, उसका रंग रूप यहाँ से देखते हैं। दूसरे भाव से धन और वाणी देखते हैं, साथ में परिवार भी देखते हैं। हम उस परिवार की बात करते हैं जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, माने हमारे पिता का घर, जहाँ भाई बहन इत्यादि का जन्म होता है, वो हम इस भाव से देखते हैं। तीसरे भाव से हम पराक्रम देखते हैं। पराक्रम का मतलब हमारा ये नहीं है कि सेना में जा कर के गोली चलाना। पराक्रम का मतलब ये है कि व्यक्ति की वर्क एफिशिएंसी क्या है, वो किस तरह से अपने जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेगा, ये हम इस भाव से देखते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या है। चौथे भाव से ये हमारा भूमि, भवन और वाहन स्थान को प्रदर्शित करता है। साथ में मुख्यतः यहाँ से माता की स्थिति हम देखते हैं कि हमारे माँ की स्थिति या माँ से हमारा सामंजस्य क्या रहेगा। और ये साथ में जनता का स्थान भी है, माने ये पब्लिक का स्थान भी है कि इस व्यक्ति का पब्लिक से क्या प्रभाव पड़ेगा। पाँचवा हमारा संतान भाव देखते हैं। ये साथ में शिक्षा का भी स्थान है, यहाँ से हम शिक्षा की बात करते हैं। छठा स्थान हमारा रोग, ऋण और रिपु का है। सातवें स्थान से हम विवाह देखते हैं, यहाँ से पत्नी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। आठवां स्थान हमारा आयु का स्थान है और नवां स्थान हमारा भाग्य का स्थान है। 10वें स्थान से हम कर्क देखते हैं। 11वें स्थान से हम लाभ की स्थिति, साथ में बड़े भाइयों को भी देखते हैं। और ये 12वां स्थान हमारा परलोक का स्थान है, यहाँ से व्यय भी हम देखते हैं। तो आज हम इस लग्न चार्ट में बात करेंगे कि अगर 8वें स्थान में शनि हो तो क्या प्रभाव डालता है। ये मुख्यतः ये आयु का कारक है, ये आयु का भाव है और इस भाव से हम आयु देखते हैं। ये शनि ही इसका मूल कारकत्व है, ये मतलब शनि का ही स्थान है। इस भाव में अगर शनि की उपस्थिति होती है तो व्यक्ति एक दीर्घायु जीवन जीता है। मतलब ये तो निश्चित है कि वो तुरंत से अचानक से उसकी मृत्यु नहीं होती है, जैसा कि महर्षियों ने लिखा है, किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि 8वें स्थान में उपस्थित शनि अपनी दीर्घायु को देता है। और महामृत्युंजय के में लिखा हुआ है कि पके हुए पान की तरीके से और अपने पूर्ण आयु को पूरा करके व्यक्ति यहाँ से जाता है। ठीक है, इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 हमने एरो से प्रदर्शित किया हुआ है। यहाँ 8वें स्थान में शनि की तीसरी दृष्टि इसके कर्म स्थान में पड़ेगी। 3, 4, 5, 6, 7 और 7वीं दृष्टि उसके धन और वाणी के स्थान में पड़ेगी और 10वीं दृष्टि उसके संतान के स्थान में पड़ेगी। आज हम इन्हीं 3 भावों की चर्चा करेंगे, कर्म, धन और संतान। आयु, कर्म, धन और संतान। यहाँ तो शनि की उपस्थिति है तो लिहाजा ये बात तो तय हो गई कि दीर्घायु योग बनाएगा, लिहाजा व्यक्ति का जीवन दीर्घ होगा। पूर्ण आयु करके ही व्यक्ति इस संसार से विदा लेगा। देखिए मित्रों, ये ब्रह्म विद्या है और किसी एक ग्रह से फलित करना उचित नहीं है। जैसे इस भाव में हमने ये बताया कि शनि अगर 8वें स्थान में बैठता है तो दीर्घायु योग बनाता है, ये बात एकदम सही है। तो फलित करने के लिए हमें कम से कम उसके बेसिक रूल तो जानने ही चाहिए कि शनि बैठ कर के क्या करता है। अगर शनि जिस स्थान में होता है या जिस भाव पर उसकी दृष्टि जाती है तो उसके कारकत्व को नष्ट कर देता है, उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है। लेकिन ये अपवाद है, 8वें स्थान में ये बात लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती? ये आयु का स्थान है, ये गूढ़ विद्या का कारक। तो यहाँ पर शनि बैठ करके जातक को गूढ़ विद्याओं की तरफ ले जाता है। मतलब एक दार्शनिक नेचर, दार्शनिक चरित्र पैदा कर देता है। यहाँ से व्यक्ति बैठ कर के दर्शन की ओर उसका रुझान होता है। तब जब चंद्रमा का सामंजस्य हो, एक ज्योतिष में एक योग है प्रवज्या योग। प्रवज्या योग को हम संन्यास योग भी बोलते हैं कि अगर शनि और 8वें स्थान में बैठा हुआ शनि अगर चंद्रमा से कहीं युति बनाता है, कॉम्बिनेशन बनाता है,
तो प्रवज्या योग बनता है। प्रवज्या योग किन किन भावों से होता है ये एक अलग विषय है कि प्रवज्या योग में आदमी किन किन चीज़ों का त्याग करके और एक संन्यास योग बना देता है। आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम केवल बात करेंगे 8वें स्थान में बैठ करके शनि करता क्या है। इसकी तीसरी दृष्टि इस कर्म स्थान में पड़ती है, तो ये कर्म स्थान में बैठ करके क्या करता है, ये एक लिमिट की स्थिति पैदा कर देता है। लिमिट माने या 8वें स्थान में बैठा हुआ शनि, हमने ये देखा प्रायः ये देखा गया है कि 8वें स्थान में अगर शनि की उपस्थिति है तो व्यक्ति को बहुत मेहनत कराता है और उसका काम बहुत ही छोटे स्तर से शुरू होता है। जैसा कि अगर वो उसे फैक्ट्री मालिक बनना है तो वो श्रमिक से वो कार्य प्रारंभ करके और सनय सनय करके, इसका नाम शनैश्चर है, सनय सनय करके उन्नति कराता है। ज़बरदस्त मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। 8वें स्थान में शनि बैठ करके इस भाव पर लिमिट की स्थिति पैदा कर देता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि उसके धन स्थान में पड़ती है, तो लिहाजा यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि धन स्थान पर पड़ेगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पर भी एक लिमिट की स्थिति बनाएगा। हो सकता है कि धन में न्यूनता रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब इस भाव पर इस भाव की राशि और इस भाव पर लगने वाले प्रभावों को देखा जाए और शनि को भी देखा जाए। किसी केवल शनि से फलित कर देना उचित नहीं है। ये जो आज हम बता रहे हैं ये बेसिक रूल है, माने शनि का नेचर क्या है, हम आज उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में शनि की 10वीं दृष्टि संतान स्थान पर पड़ती है, तो ये संतान स्थान पर पड़ती है तो करता क्या है, ये संतान में बाधा उत्पन्न करता है। बाधा माने संतान में विलंब कराता है। और अगर इस भाव पर लगने वाला प्रभाव या इस भाव पर उपस्थित राशि अगर इसके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, या इस पर 2 या 3 ग्रहों का प्रभाव और पड़ रहा है तो शनि क्या करता हो सकता है कि संतान न हो, संतानहीनता योग भी बना दे अगर। लेकिन ये हम शुरुआत में ही बता चुके हैं, शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि ज्योतिष एक ब्रह्म विद्या है। किसी एक ग्रह से फलित करना उचित नहीं होता है। आजकल लोग कंप्यूटर से फलित के पन्ने निकाल करके दे देते हैं, तो उसमें ये लिखा होता है 8 साल का बच्चा है, जब उसका 10वां स्थान कर्म स्थान होता है तो उसमें लिखा होता है कि अगले वर्ष तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। अब आप ये बताइए 3 वर्ष का बच्चा है तो अगले वर्ष उसको कंप्यूटर का फलित नहीं करना चाहिए, किसी योग्य आचार्य से जन्मांक को दिखा करके और इन ग्रहों की गणना करनी चाहिए। लिहाजा ये ब्रह्म विद्या किसी एक ग्रह से फलित करना कतई उचित नहीं। अब हम अलग अलग लग्नों की हम चर्चा करेंगे कि अगर मान लीजिए मेष लग्न है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5वें स्थान पर कौन सी राशि पड़ेगी, सिंह राशि। 6 7 और 8 और 8वीं राशि पड़ेगी इसकी वृश्चिक। 8वें स्थान में आयु के स्थान में 8 9 10 और 10वीं राशि इसकी पड़ेगी कर्म के स्थान पर। अगर मेष लग्न का जातक है तो अब हम बात करते हैं आयु की। इस स्थान में इस राशि का स्वामी मंगल है, तो लिहाजा मंगल की राशि में शनि बैठ करके किस हद तक नुकसान पहुंचाएगा ये मंगल की स्थिति से पर निर्भर करेगा। अगर मंगल 6 8 12 में नहीं है या इस भाव पर लगने वाला निगेटिव इफेक्ट नहीं है या पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो शनि यहाँ बैठ करके आयु का वर्धन ही करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अब इसकी दृष्टि तीसरी दृष्टि पड़ती है इसके कर्म के स्थान पर। यहाँ पर मकर राशि है, मेष लग्न वालों की 10वीं राशि मकर राशि यहाँ पे, जिसका स्वामी ही शनि है। कोई ग्रह अपनी राशियों, इसकी 2 राशियाँ होती हैं 10 और 11, मकर और कुंभ, इसका स्वामी ही शनि होता है। तो यहाँ से बैठ करके शनि मकर राशि पर दृष्टि डालेगा, लिहाजा इस भाव का नुकसान कतई नहीं करेगा। ये अपनी उसकी राशि है, इस भाव को क्या करेगा, उसको पुष्ट कराएगा, लिमिट तो बनाए रखेगा लेकिन उन्नति में बाधाएं नहीं उत्पन्न करेगा। और शनि से संबंधित काम अगर वो व्यवसाय में है तो लोहा, रसायन, केमिकल, पेप्टिसाइड इत्यादि के कार्यों को करेगा। और अगर मान लीजिए वो नौकरी में है तो इंजीनियर्स वगैरह वगैरह ये यहाँ से बैठ करके उसकी संभावना बनेगी। अब इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर वृष राशि आती है,
वृष राशि का स्वामी ही शुक्र है। तो शुक्र की स्थिति अगर मजबूत है पूरे लग्न चार्ट में, हालांकि शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो न्यूनता और लिमिट की स्थिति पैदा होगी। खर्च से इनकम का जो रेशियो है वो कम रहेगा। लेकिन अगर शुक्र की स्थिति मजबूत है, इसका वृष राशि का स्वामी शुक्र है, तो शनि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा और वाणी दोष भी नहीं बनाएगा। अब 7, 8, 9, 10 और 10वीं राशि इसकी पड़ेगी सिंह राशि है। माफ़ करिएगा, यहाँ पर 10वीं दृष्टि इसकी सिंह राशि में आएगी मेष लग्न वालों के लिए। इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि ये आपस में पिता पुत्र, इनको शास्त्रों में कहा गया है कि ये पिता और पुत्र हैं। हमारा अभिप्राय ये है कि ये इनमें आपस में 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ से शनि बैठ करके जो संतान भाव पर एक विलंब की स्थिति लानी चाहिए, बाधाएं उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, तो शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं वृष लग्न की। यहाँ पर आएगी मिथुन 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर आएगी कन्या 7, 8 और 9। यहाँ पर आएगी धनु राशि 10 और 11। यहाँ पर आएगी कुंभ राशि। कुंभ राशि यहाँ पर आएगी। ये आयु स्थान है, इसका स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की राशि में शनि बैठ करके ये अपने भाव में कारकत्व को एक बाधाएं तो ज़रूर उत्पन्न करेगा। लेकिन ये चूँकि आयु का ही स्थान है, तो लिहाजा हमें बृहस्पति की स्थिति यहाँ से देखनी चाहिए कि बृहस्पति की स्थिति क्या है, तब हमें फल कहना चाहिए। उसकी तीसरी दृष्टि इसकी कुंभ राशि में पड़ी, जिसका स्वामी ही शनि है। तो शनि इस भाव को यहाँ से बैठकर इस भाव को पुष्ट करेगा, मजबूत करेगा। लिमिट तो बनाए रखेगा, लेकिन ये इस भाव को मजबूत करेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि मिथुन राशि में पड़ी। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध और शनि का कॉम्बिनेशन ठीक रहता है, एक राजयोग की स्थिति बनती है। अगर बुद्धि की स्थिति बहुत अच्छी है तो वाणी दोष को, ये शनि यहाँ से बैठ कर के वाणी दोष को जन्म नहीं देगा और धन में न्यूनता नहीं लाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, इसकी 10वीं दृष्टि इसके संतान स्थान पर पड़ेगी। तो लिहाजा संतान स्थान पर इसका स्वामी बुध है। बुद्धि की स्थिति अगर स्ट्रांग है तो संतान में बाधाएं नहीं आएंगी। विलंब तो अवश्य होगा, लेकिन संतान जरूर होगी। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। तीन, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आएगी तुला राशि। 8, 9, 10 यहाँ पर आएगी मकर राशि और यहाँ पर आएगी मीन राशि। अब ये शनि की अपनी राशि है। अपनी राशि में शनि बैठ करके आयु खूब देगा, मतलब दीर्घायु योग बनाएगा। इसकी तीसरी दृष्टि मीन राशि कर्म स्थान पर पड़ेगी, जिसका स्वामी बृहस्पति है। इस भाव का नुकसान वो कम करेगा, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि बृहस्पति इस भाव पर लगने वाला अन्य ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट ना हो, नेगेटिव प्रभाव ना हो, बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत हो। यहाँ से 7वीं दृष्टि इसकी कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो जब इसकी दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी, चंद्रमा और शनि का जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो होता क्या है कि चंद्रमा एक प्रवज्ञा योग बना देता है। प्रवज्ञा योग हम पहले भी बता चुके हैं, संन्यास योग की स्थिति पैदा होती है। लेकिन ये तभी होती है जब चंद्रमा का शनि से डायरेक्ट संबंध हो। आज हम केवल इस भाव की चर्चा करेंगे कि यहाँ से शनि बैठ करके क्या इफेक्ट डालता है। तो धन में न्यूनता नहीं लाता है और वाणी दोष भी कम बनाता है। लिमिट तो ये बनाए रखता है, व्यक्ति कम बोलता है और बोलने में हो सकता है कोई रुकावट भी हो, अवरुद्ध भी आए, लेकिन उसका काम चलता रहता है अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो। यहाँ से संतान शुक्र पर उसकी दृष्टि पड़ेगी 10वें स्थान से। तो जब इस स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र की स्थिति हम देखेंगे, लिहाजा संतान अवश्य होगी। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन
ठीक रहता है। लिहाजा हमने यही देखा है कि मिथुन लग्न वालों के पुत्रों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि बृहस्पति की इस पर कहीं भी कोई दृष्टि पड़ रही हो। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। 4, 5, 6, 7 और 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और ये कर्म स्थान पर मेष राशि आ जाएगी। अब शनि अपनी स्वराशि में बैठ करके दीर्घायु योग बना रहा है, इसकी तीसरी दृष्टि मंगल की राशि पर पड़ेगी। लिहाजा कर्म शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो सेना इत्यादि में जो सशस्त्र बल हैं उनका ये योग बना देता है। बशर्ते ये ध्यान देना चाहिए कि मंगल की स्थिति कैसी है। इसके बाद में इसकी 7वीं दृष्टि इसके दूसरे स्थान में पड़ेगी जो सिंह राशि है। सिंह शनि का और सूर्य का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। ये आपस में इनमें एक 36 का आंकड़ा रहता है। हालांकि पिता पुत्र इनको कहा गया, लेकिन सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है तो ये वाणी दोष नहीं बनाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी 8वीं, 5, 6, 7 और 8 इसकी 8वीं दृष्टि इसके संतान भाव पर पड़ेगी। तो लिहाजा ये यहाँ से मंगल की स्थिति को देखेंगे तो ये शनि यहाँ पर विलंब से संतान जरूर देगा, लेकिन संतान की स्थिति होगी और पुत्रों की संख्या की अधिकता रहेगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11 और 12, यहाँ पर आएगी वृष राशि। सिंह लग्न के जो है जातक, ये इसकी मीन राशि आएगी। मीन राशि का स्वामी गुरु है और शनि गुरु की राशि में बैठ करके ये बाधाएं नहीं खड़ी करता है। लिहाजा इसका ये अल्पायु योग नहीं बनाता है। बशर्ते ये देखना चाहिए कि गुरु की स्थिति कैसी है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ब्रह्म विद्या है और किसी एक ग्रह से फलित करना उचित नहीं कि साहब 8वें में शनि बैठा है लिहाजा व्यक्ति अल्पायु होगा या मध्यायु होगा, ऐसा नहीं है। हमें गुरु की स्थिति भी देखनी चाहिए। यहाँ से तीसरी दृष्टि इसके कर्म के स्थान में पड़ेगी। इस राशि का स्वामी शुक्र है। 8वें में हमने ज़्यादातर कुंडलियों में ये देखा है कि सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों का अगर 8वें स्थान में शनि की स्थिति होती है तो वो व्यक्ति पैसे से जुड़े, माने बैंकिंग व्यवसाय इत्यादि में या वकील और जज इत्यादि के कार्य में वो ज़्यादा व्यस्त पाए जाते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि कन्या राशि में पड़ी। इस राशि का स्वामी बुध है और बुध और शनि का योग ठीक रहता है। लिहाजा वाणी दोष नहीं मरता, धन में कमी नहीं आती है। और यहाँ से इसकी 10वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी, तो लिहाजा संतान की स्थिति भी ठीक रहेगी, कोई विशेष रुकावट नहीं आएगी। बशर्ते ये देखना चाहिए कि गुरु की स्थिति इस पूरे लग्न चार्ट में कैसी है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 2 और ये 3। इस राशि का स्वामी मंगल है। माने कन्या लग्न वाले का 8वें स्थान में मेष राशि आएगी जिसका स्वामी मंगल है। ये सारे हम पहले भी आपको बता चुके हैं। हमारे पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो हम ये विधिवत इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि किस राशि का स्वामी कौन सा होता है। आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। कन्या लग्न वाले की 8वीं राशि मेष राशि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, ठीक है। और 10वें स्थान पर मिथुन राशि पड़ेगी जिसका स्वामी बुध है। 8वें स्थान में शनि बैठ करके, इस बुध की स्थिति अगर मजबूत है तो ये वाणी से जो भी व्यवसाय हैं, जो भी कार्यक्रम हैं,
ये उनको ये ज़्यादा बढ़ावा देता है, जैसे बीमा एजेंट हो गए और वकील, अधिवक्ता इत्यादि हो गए। ये इस भाव को पर दृष्टि डाल करके इसमें लिमिट को लगा करके, लेकिन इस भाव को पुष्ट करता है। यहाँ से इसकी दृष्टि पड़ेगी तुला राशि में, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र की स्थिति अगर मजबूत है, शुक्र सही सुख का कारक होता है, जितने भी भौतिक संसाधन हैं वो यहाँ से स्थिति को बनाता है। लेकिन अगर यहाँ पर लगने वाले और पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन स्वयं की स्थिति उसकी ठीक होती है, लिहाजा धन की स्थिति उसकी बढ़िया रहती है। यहाँ से 10वीं दृष्टि ये मकर राशि पड़ेगी। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि अपनी ही राशि को जो है देखेगा, लिहाजा संतान भाव में ये बाधाएं नहीं उत्पन्न करेगा। यहाँ पर संतान में और शिक्षा में रुकावट नहीं पैदा करेगा। यहाँ टेक्निकल शिक्षा को जन्म देगा, ये टेक्निकल शिक्षा को बढ़ावा देगा और संतान में कन्याओं की अधिकता ज़्यादा रहती है, बशर्ते इस भाव का फलित करने से पहले और भी ग्रहों का लगने वाला प्रभाव और उनकी दृष्टियाँ और इसमें उपस्थित ग्रहों का सम्मिलित फल कहना चाहिए। ये शनि का बेसिक रूल है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए। यहाँ पर इसकी मकर लग्न होगी और यहाँ पर वृष लग्न होगी और यहाँ पर कर्क राशि होगी। तुला लग्न वाले की वृश्चिक राशि उसके दूसरे स्थान में पड़ती है। वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि इसकी इसमें आएगी संतान स्थान में, और वृष राशि इसकी 8वें स्थान में पड़ती। तुला लग्न वाले के 8वें भाव में वृष राशि होगी। वृष राशि में शनि बैठ करके शुक्र की स्थिति को बिगाड़ देता है। शुक्र माने स्थिति ये बनती है, मैंने अक्सर ये देखा है कि पति और पत्नी दोनों ही संपन्न हैं, लेकिन उनमें दूरियां हैं। दूरियों का कारण है, अगर एक की नौकरी किसी दूसरी जगह है तो दूसरी की 100, 200, 500 किलोमीटर दूर है, तो लिहाजा होता ये कि आपसी उनमें सामंजस्य कम रहता है, उनमें मेल मिलाप कम होता है और दूरी की वजह से ये स्थिति यहाँ पर शनि जो है शुक्र को बिगाड़ देता है। इसके बाद में बात करते हैं, इसकी दृष्टि इस पर पड़ेगी। यहाँ पर कर्क राशि, इसकी राशि चंद्रमा है, तो लिहाजा इस भाव पर ये लिमिट की स्थिति तो बनाता है, लेकिन इस भाव को पुष्ट भी करता है। अब इसकी 7वीं दृष्टि वृश्चिक राशि में पड़ेगी। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल की स्थिति अगर इस भाव में अच्छी है तो धन के भाव को पुष्ट करता है, धन को खूब धनार्जन की स्थिति बनती है, धन संचय की स्थिति अच्छी होती है। और ये यहाँ पर कुंभ राशि पड़ेगी। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, यहाँ से बैठ कर के शनि करता क्या है, इस भाव को नुकसान नहीं करता है, इसमें बाधाएं नहीं लाता है, कारण शनि की ही अपनी राशि है। अब बात करते हैं, अगर ये वृश्चिक राशि हो यहाँ 8, इसमें आएगी 9, 10, 11 और ये संतान स्थान पर मीन राशि आएगी 12, 1, 2 और 3 यहाँ पर मिथुन राशि आएगी, 3, 4 और 5 यहाँ पर सिंह राशि आएगी। मिथुन राशि में सन की स्थिति ठीक रहती है, इसमें आयु में बढ़ोतरी होती है, बशर्ते ये देखना चाहिए हमें कि बुध की स्थिति ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी मैंने आपको बताया है कि किसी एक भाव से फल सन यहाँ आयु कारक है, लेकिन अगर बुध की स्थिति खराब है तब आयु में हो सकता है कि रुकावट आवे, मध्यायु योग बना दे, दीर्घायु योग ना बनाए। और चूँकि इसका स्वामी बुध होता है तो लिहाजा बुध माने एक विवेकशील व्यक्ति होता है और ये दर्शन की तरफ ये आगे बढ़ता है। इसकी तीसरी दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी। शनि और सिंह का ये शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये स्थिति आपस में ये दोनों विरोधी हैं,
लेकिन फिर भी सूर्य की स्थिति अगर मजबूत है तो इस भाव में एक अधिकारियों की स्थिति बनती है। तो लिहाजा इसका जो कर्म है वो उच्च अधिकारी और सरकारी नौकरी का योग बनाता है। यहाँ से इसकी दृष्टि धनु राशि पर पड़ेगी। जब धनु राशि का स्वामी गुरु है, गुरु की स्थिति यहाँ से अच्छी अगर है तो धन का योग बनता है, वाणी दोष नहीं बनाता है। और यहाँ इसकी राशि 10वीं दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगी। यह संतान स्थान, लिहाजा संतान में अगर गुरु की स्थिति केंद्र में है या 1, 5, 9 में है, त्रिकोण में है, तो ये संतान में बाधा उत्पन्न नहीं करता, विलंब तो अवश्य करवाता है। अब बात करते हैं धनु लग्न की। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये यहाँ पर कन्या लग्न आ गए। धनु लग्न का स्वामी ही गुरु है। उसकी दूसरी राशि मकर राशि दूसरे स्थान में पड़ेगी, जिसका स्वामी शनि है। तो लिहाजा ये शनि इस भाव को में की स्थिति को ये मजबूत करेगा, इस भाव को ये खराब नहीं करेगा। उसके परिवार में धन की स्थिति बढ़िया होगी। तो और वाणी दोष भी नहीं बनाएगा। हालांकि वाणी में रुकावट ज़रूर आएगी और बाधाएं उत्पन्न करेगा। वाणी में व्यक्ति कम बोलने वाला होगा, धीरे धीरे बोलने वाला होगा, लेकिन वाणी दोष की स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ से मेष 5वीं संतान के स्थान पर मेष राशि पड़ती है। इस राशि का स्वामी मंगल है। तो लिहाजा मंगल की स्थिति अगर मजबूत है तो संतान में विलंब तो अवश्य होगा, लेकिन संतान अवश्य होगी। अब बात करते हैं 10 मकर लग्न, 11, 12, 1 और 2, ये वृष राशि है। 2, 3, 4 और 5, 6 और यहाँ पर आएगी तुला राशि। मकर लग्न वाले जातक का स्वामी शनि है। इसकी दूसरी राशि कुंभ है। तो इनकी राशि ही कुंभ है और ये यहाँ से बैठ करके ये सिंह राशि में शनि बैठ करके अगर सूर्य की स्थिति मजबूत है तो अल्पायु योग नहीं बनाता, दीर्घायु योग बनाता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि इसकी तुला राशि में पड़ेगी, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन ठीक रहता है, लिहाजा रोजी और रोजगार में अच्छे परिणाम मिलते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि इसकी कुंभ राशि पड़ेगी, जिसका स्वामी ही शनि है। तो यहाँ से ये धन की स्थिति को जो मजबूत करेगा। 11, 12, 1 और 2 यहाँ पर ये संतान भाव में वृष राशि पड़ेगी। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र है। अगर शुक्र की स्थिति 1, 5, 9 त्रिकोण में है कहीं तो संतान की स्थिति जरूर बनेगी, बशर्ते ये है कि इस भाव पर लगने वाले पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा न हो। तो लिहाजा हमें शुक्र की स्थिति को देख करके फल को कहना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर मकर लग्न हो तो यहाँ पर मीन राशि आएगी वाणी के स्थान में 12, 1, 2 और यहाँ पर मिथुन राशि आएगी 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर कन्या राशि आएगी 6, 7 और यहाँ पर वृश्चिक राशि आएगी 8। अब कन्या राशि में शनि बैठ करके आयु वर्धन करता है, क्योंकि ये बुध और शनि का कॉम्बिनेशन ठीक रहता है। बशर्ते ये कि बुध की स्थिति ना खराब हो, बुध के ऊपर लगने वाला पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा ना हो। यहाँ से तीसरी दृष्टि इसकी वृश्चिक राशि में पड़ेगी, जिसका स्वामी मंगल है। अगर मंगल की स्थिति बढ़िया है तो शनि और मंगल का जो रिजल्ट मिलेगा सशस्त्र सेना, मतलब उस तरह से ये इसको जो नौकरी और जॉब मिलेगी जहाँ एक बल की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि मंगल सेनापति का कारक है। शनि और इसका ये मिलकर के यहाँ लिमिट ज़रूर बनाता है, मतलब वो अगर वो सेना में होगा तो उसके ऊपर लिमिट लगाने वाला उसका कोई उच्च अफसर होगा। तो लिहाजा ये स्थिति कुंभ लग्न वालों में पैदा होगी। यहाँ से
सातवीं दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगी, जो इसके वाणी का स्थान है। तो शनि यहाँ पर वाणी में अवरोध जरूर उत्पन्न करेगा, वाणी को धीमा करेगा, लेकिन ये बात तभी संभव है जब बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो और बृहस्पति 1, 5, 9 में हो या केंद्र में हो या इस पर लगने वाला प्रभाव निगेटिव ना हो। यहाँ से इसकी 10वीं दृष्टि मिथुन राशि में पड़ेगी। ये 5वां स्थान है, यहाँ पर मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध है, और बुध और शनि ये इस भाव में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, तो लिहाजा ये भाव इसका पुष्ट होगा, मजबूत होगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। अगर मीन लग्न होगी तो दूसरी मेष राशि इसके धन के स्थान पर पड़ेगी, 2, 3, और ये चौथी राशि इसके संतान के स्थान पड़ेगी, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 ये। अब वृष राशि का स्वामी शुक्र है, 6, 7, 4, 5, 6, 7 ये तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र की राशि में शनि बैठ करके क्या करता है, शुक्र के साथ में ये अच्छे रिजल्ट देता है, लिहाजा अल्पायु योग नहीं बनाता है। लेकिन चूंकि शुक्र एक व्यक्ति के भौतिक संसाधन में बढ़ोतरी उससे संबंधित ग्रह है, तो लिहाजा ये मान सकते हैं कि अगर शुक्र की स्थिति इस पूरे लग्न चार्ट में अच्छी नहीं है तो हो सकता है भौतिक संसाधन में कमी ले आए। लेकिन आयु के लिए ये इस लग्न के लिए ये तुला राशि एकदम ठीक है। यहाँ से तीसरी दृष्टि धनु लग्न में पड़ेगी। ये धनु राशि जिसका स्वामी गुरु है, तो लिहाजा बृहस्पति और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, गुरु जो है बृहस्पति एक इस तरह के कार्य धर्म से संबंधित कार्य कर रहा था और शनि उसमें परिवर्तन ले आता है। जैसे धर्म से संबंधित आचरण है, उपकरण है, व्यवसाय है, रत्न है, या मतलब ऐसे पूजन पाठ की सामग्री इत्यादि, ये व्यवसाय यहाँ से शनि बैठ करके जन्म देता है। अब इसकी 7वीं दृष्टि मंगल इस स्थान में पड़ेगी जिसका स्वामी मंगल है। अगर मंगल यहाँ पर ठीक है, हालांकि मंगल भी एक बाधक ग्रह माना जाता है, लेकिन चूंकि स्वराशि अगर मंगल केंद्र में 1, 5, 9 में है तो ये वाणी पर लगाम लिमिट जरूर लगाता है, लेकिन वाणी दोष नहीं बनाता है। यहाँ से इसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि इसकी चंद्रमा कर्क राशि पर पड़ेगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो 10वीं दृष्टि से अगर चंद्रमा संतान, क्योंकि स्त्री ग्रह है, तो लिहाजा स्त्री से संबंधित माने कन्याओं को ज़्यादा जन्म देता है। तो आज मित्रों, आज हमने ये बताया कि मेष लग्न से और मीन लग्न के लग्नों को लेकर के हमने 8वें स्थान में शनि की स्थिति को बताया है। लिहाजा आप लोगों से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम को देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि हम जो नए वीडियो अपलोड करते हैं तो उनकी सूचना आप तक मिलती रहे। अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हमारा मेल और दोनों ही नंबर, साथ में हमारी वेबसाइट है www.vedangjotish.in, ये सब हमारे खुले रहते हैं। आप कमेंट करके अगर किसी कुंडली का विवेचन अगर आप कराना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।